हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 3 को पढ़ेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 और सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सिलेबस सबसे पहले मैच कर लीजिए, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट देख लीजिएगा कौन सा यूनिट या कह सकते हो कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसमें से कौन कौन से टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हुआ है। इसकी आज क्लास नंबर 1 होने वाली है। यूनिट 3 का नाम है टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके पहले के 2 यूनिट को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, साथ ही साथ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर के देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 जो कि है टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके नोट्स को भी मैं आप लोगों को जो जो अंडरलाइन कराते हुए चली हूँगी उसको आप लोगों को नोट्स में लिखना है। वही पॉइंट आप लोगों के लिए यूज़फुल है, वही को एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही पॉइंट्स को लिखेंगे और उसी से आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आज का क्लास नंबर 1 होने वाला। आज के टॉपिक में है एल्गोरिथम और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम होता क्या है, जितना मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन करी हूँ सिर्फ उतना ही पॉइंट समझना है। और ये एल्गोरिथम जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी तो बताऊंगी कि आप देखिए एल्गोरिथम से टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बना भी हुआ है। ठीक, एल्गोरिथम होता क्या है? एन एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक तरह का प्रोसीजर है या कह सकते हो एक तरह का मैथड है या कह सकते हो फॉर्मूला है जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। कोई हमारे पास प्रॉब्लम दे दिया गया तो उसको सॉल्व करने में जो मेथड लगता है, जो फॉर्मूला लगता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप लोगों को नोट्स बनाने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ, कंप्यूटर साइंस डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ मेरे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के भी लेक्चर मिल जाएंगे और कंप्यूटर साइंस के तो मिल ही रहे हैं। ठीक, तो उसके मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक करा दिए सारे सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूँगी। फिर एट लास्ट मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व भी कराऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा मैं हर यूनिवर्सिटी कवर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक तरह का प्रोसीजर है या कह सकते हो मेथड है, फॉर्मूला है जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम और प्रोग्राम। ये कह रहा है इसको अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। मतलब एक स्टेप सॉल्व करा फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे ही ये चलता चला जाता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम और प्रोग्राम। एक प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि एल्गोरिथम होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डिफाइन करें, शॉर्ट नोट में बताना है, ब्रीफ नोट में बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ये एल्गोरिथम एक सिंपल टाइप का फॉर्मूला है, मैथड है जिसका यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब इसमें आगे देखते हैं। देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। मतलब 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिथम के। पहला कौन सा है? इनपुट। इट में एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट। मतलब 0 भी हो सकता है, बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं। इनपुट क्या होता है? जिसमें हम डेटा इंटर करते हैं। पहले क्लास में जो पहला मैंने यूनिट पढ़ाया था उसमें इनपुट आउटपुट के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। आउटपुट क्या होता है? इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। और ये सिर्फ एल्गोरिथम में सिर्फ एक आउटपुट को ही प्रोड्यूस करता है। और ये तो इनपुट में क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट तो एक ही होता है ना। फिर डिफाइनाइटनेस पढ़ सकते हैं इसको। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर। मतलब हर जो इंस्ट्रक्शन होता है इसमें क्लियर होता है, वेल डिफाइंड होता है, प्रिसाइज होता है। देयर शुड नॉट बी एंड एम्बिगिटी। इसको कहते हैं मतलब इसमें कोई
अस्पष्टता मतलब कोई भी एरर नहीं होता है, स्पष्ट रहता है, एकदम अस्पष्टता रहता है, मतलब कह सकते हो अस्पष्ट मतलब स्पष्ट रहता है, मतलब करेक्ट रहता है। ठीक, फिर उसके बाद फाइनाइटनेस क्या होता है, इट शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट इंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें कुछ फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दैट इट शुड एंड आफ्टर अ फिक्स टाइम, और ये कुछ फिक्स टाइम के बाद एंड हो जाता है। फिर इफेक्टिवनेस में दिस मीन्स दैट ऑपरेशन मस्ट बी सिंपल होने चाहिए एंड कैरीड आउट ऑफ फाइनाइट टाइम में होना चाहिए ऑफ वन और मोर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद इसमें कुछ एल्गोरिथम में कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को, जैसे लॉन्ग में आता है तो पहले शॉर्ट में आए तो आपने ये पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए। अगर लॉन्ग में आ जाए तो कुछ और भी तो पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है पता तो होगा ही, नहीं पता है तो एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं कॉपी कैसे कॉपी कैसे लिखते हैं, टाइम एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होती है तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए। ठीक, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, तो वही आप लोग बताया ज़रूर कीजिए। फिर एल्गोरिथम में क्या होता है, इन ऑर्डर टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर हमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है विदाउट एनी लॉजिकल एरर, अगर उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, इट इज़ रिकमेंडेड प्रोग्रामर टू प्रिपेयर अ रफ राइटिंग शोइंग द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड एन एल्गोरिथम। अगर हमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है बिना कोई एरर के, तो ये कहा जाता है कि रिकमेंड किया जाता है जो प्रोग्रामर वो प्रोग्राम को लिख रहा है कि एक रफ राइटिंग में लिखे, कुछ स्टेप्स में लिखे, उस प्रोग्राम को कुछ स्टेप्स में लिखे, जिसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अगर कोई प्रोग्रामर है उसको हमें लिखना है प्रोग्राम को, तो कुछ स्टेप बाय स्टेप करके लिखे, कुछ फॉर्मूला के रूप में लिखे, तो वही जो रफ राइटिंग होती है उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक, an algorithm is a step by step instruction required to solve any problem। मैंने बताया ना कि ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने एल्गोरिथम टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर करा दिया है। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है नोटेशंस फॉर एल्गोरिथम। नन ऑफ द एल्गोरिथम इट स्पेसिफाई द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। इसमें कह रहा है कि ये स्पेसिफाई करता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर्स, आइडेंटिफिकेशन, टैग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ अनसाइंड पॉजिटिव इंटीजर। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेटरी कमेंट, इट फॉलो द स्टेप नंबर, कुछ स्टेप नंबर्स को फॉलो करता है और कुछ ऑपरेशन को डिस्क्राइब करता है। ये रिटर्न होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए। ये मतलब ये बता रहा है नोटेशंस, मतलब एल्गोरिथम कैसा लिखा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे स्टेप में होना चाहिए, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ बता रहा है। नन ऑफ द एल्गोरिथम स्टेप नंबर्स में होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी कमेंट होना चाहिए, और टर्मिनेशन में क्या है, इट स्पेसिफाई द एंड ऑफ द एल्गोरिथम, इट इज़ जनरली अ स्टॉप स्टेटमेंट होना चाहिए लास्ट में, एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन द एल्गोरिथम। वही चीज़ कह रहा है कि लास्ट में जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का, उसमें एक लास्ट में स्टॉप स्टेटमेंट भी होना चाहिए। एक बार मैं आप लोगों को फिर से सम अप कर देती हूँ, ठीक, कि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, एल्गोरिथम एक तरह का, अगर किसी प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखना है तो एल्गोरिथम एक तरह का फॉर्मूला हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक होता है। ये क्लियर होता है और प्रिसाइज होता है, स्पष्ट रूप से ये निर्धारित किया जाता है। ठीक, ये फाइनाइट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बहुत सारे लेवल्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ठीक, अब मैंने इसमें बता दिया कि अगर प्रोग्रामर को लिखना है तो उसकी जो रफ़ राइटिंग होनी चाहिए, और वही जो रफ़ राइटिंग होता है, फॉर्मूला वगैरह जो लिखता है, उसी को एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप में होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नोटेशंस क्या 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 होते हैं, जैसे कि मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही है, ये तो हमें पता होना चाहिए। कुछ स्टेप नंबर्स भी होना चाहिए, कुछ टैग्स होने चाहिए, इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, उसको अगर एल्गोरिथम पहचानना है तो। फिर उसके बाद जो एल्गोरिथम है, कुछ स्टेप नंबर्स में ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है, तो कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए। फिर लास्ट में टर्मिनेशन की बात आती है, तो लास्ट में कोई एक स्टॉप स्टेटमेंट होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम ख़त्म हो रहा है। ठीक, इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए गए। द नोटेशन यूज फॉर एल्गोरिथम स्पेसिफिकेशन मस्ट बी कंफर्म टू अ बेसिस सेट ऑफ क्राइटेरिया। मतलब इसमें कह रहे हैं जो नोटेशंस है एल्गोरिथम के लिए, कुछ स्पेसिफिकेशन नोटेशंस वगैरह बनाए गए हैं कि ये सारी क्राइटेरिया को वो फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला क्या है, इट मस्ट बी कॉन्साइज। डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना इतना पढ़िए। इट मस्ट बी कॉन्साइज, वो बहुत ही कॉन्साइज होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए।
सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करे। कोई भी मल्टीपल पेजेस ऑफ टेक्स्ट होना ही नहीं चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, टेक्स्ट अच्छे से दिखने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, इंस्ट्रक्शन अच्छे से देने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है इट मस्ट बी एन एम्बिशियस, मतलब एन एम्बिशियस का मतलब होता है कि स्पष्ट होना चाहिए, वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्लियर होना चाहिए। फिर और क्या नोटेशन है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ मशीन एग्जीक्यूशन, मतलब ये मशीन जो एग्जीक्यूट कर रही है तो वो मशीन एग्जीक्यूशन के लायक होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कोई मशीन ऑपरेट ही ना कर पा रही हो प्रॉब्लम को, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो मशीन एग्जीक्यूशन होना चाहिए। फिर इट मस्ट बी प्रमोट एलिगेंस इन द सॉल्यूशन। ठीक, ये सारे स्टेप्स हो गए, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के देख लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट ऑल द फीचर ऑफ एन एल्गोरिथम। जो हमने अभी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, तो एक एग्जाम्पल लेके उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज वी हैव टू डेवलप एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एन इंटीजर न्यूमेरिकल स्कोर 0 to 100 स्कोर बाय ए स्टूडेंट इन पार्टिकुलर टेस्ट इनटू लेटर ग्रेड्स यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। इसमें कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं हमें एक एल्गोरिथम को कन्वर्ट करना है इंटीजर नंबर से लेकर के, जो कि 0 से 100 होगा, किसी भी स्टूडेंट का। देखिए एक स्टूडेंट है, उसके कुछ ग्रेड्स मार्क्स आए होंगे, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमें वो जो नंबर को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा, एक साइड लिखेंगे लेटर ग्रेड OEABCDF ऐसे लिखें, और न्यूमरिक स्कोर अगर 100 से 90 है तो उसका O होगा, 89 से 80 है तो उसके अंदर E आएगा, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, फिर ABCDF मतलब फेल। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें कैसे स्टेप्स को दिया गया है। इसमें कह रहा है इनपुट द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट। सबसे पहले हमें स्टूडेंट के स्कोर को इनपुट करना पड़ेगा। ठीक, पहला स्टेप हो गया इसमें। फिर कह रहा है इफ़ द स्कोर इज़ लेस देन 35, अगर किसी का स्कोर 35 से कम होता है तो मतलब वो बच्चा फेल हो गया। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक स्टॉप स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर लिखेंगे एंड लिख देंगे, मतलब ये ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अगर कोई स्कोर है, इफ़ द स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, अगर 36 सॉरी एंड लेस देन 50 देन प्रिंट डी। अगर किसी बच्चे का स्कोर 36 के इक्वल है और 50 से छोटा है, मतलब 50 से कम है, तो हम लोग डी को प्रिंट करेंगे और इंड कर देंगे, मतलब उसका डी स्कोर आया है। ठीक, तो इसके बाद अगर किसी का स्कोर ग्रेटर देन 50 है, लेस देन 60 है, तो सी प्रिंट करेंगे, फिर इंड कर देंगे। ठीक, ऐसे ही दिया गया है। स्टेप नंबर 5 में 60 के इक्वल है, लेस देन 70 है तो बी प्रिंट करेंगे, फिर इंड कर देंगे। फिर उसके बाद इक्वल टू 70 है, 80 से कम है तो ए प्रिंट करेंगे, इंड कर देंगे। ग्रेटर देन 80 है, लेस देन 90 है तो ई प्रिंट करेंगे, एक्सीलेंट प्रिंट करेंगे, इंड कर देंगे। ठीक, तो इसमें बस इतना बताया गया कि न्यूमरिक नंबर के अगर किसी भी बीच में लेटर्स होते हैं तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रिंट कर देंगे और लास्ट में इंड कर देंगे। इसी तरह एल्गोरिथम कंप्यूटर में सॉल्व किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ दी गई है, जैसे कि लास्ट में एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, फिर उसके बाद द एल्गोरिथम टर्मिनेट आफ्टर 9 स्टेप। 9 स्टेप तक ये एल्गोरिथम प्रोग्राम चला। दिस एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द फाइनाइटनेस, मतलब इसमें एक कोई फाइनाइट वैल्यू की बात हो रही थी तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, इन अवर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में ईच स्टेप रिक्वायर सिंपल कंपैरिजन एंड प्रिंटिंग ऑपरेशन। ये सिंपल कंपैरिजन था और प्रिंटिंग ऑपरेशंस था, जिसमें कि फीचर ऑफ डिफाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस, मतलब डिफाइनाइटनेस इसमें मतलब डेफिनिट है, एकदम डेफिनिट है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इनपुट ऑफ आवर एल्गोरिथम इज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट एंड आउटपुट इज द ग्रेड अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द रेंज। ठीक, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एल्गोरिथम लिखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, उसके नोटेशंस लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल तो आप लोग मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, हर एक चीज़ को फॉलो किया हुआ है। एग्जामिनर पता है किस बेसिस पे नंबर देता है, 3 चीज़ें नंबर देता है। सबसे पहला नंबर देता है, यहाँ समझिए, सबसे पहला वो नंबर देता है कॉपी रिप्रेजेंट हुए, अगर उसे दिख गया कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब एक एक आंसर को एक एक पेज में, 2-2 पेज में क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, पहले तो रिप्रेजेंटेशन का नंबर देता है। दूसरा किस पे रिप्रेजेंट देता है कि आपने एकदम
करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब जो पूछा गया है वही लिखा गया है, ठीक, इस चीज़ के नंबर देता है। और तीसरा किस चीज़ का नंबर देता है, डायग्राम वगैरह के, और भी मतलब क्रिएटिविटी के नंबर देता है। रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, क्रिएटिविटी अलग होता है, एक साथ मत मिलाइएगा, ठीक। क्रिएटिविटी मतलब आपने आंसर को तो अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब साफ सुथरा एक पेज में लिखा, उसमें आप आंसर में और क्या क्रिएटिव बना सकते हो, उसमें डायग्राम बना दिया, एग्जाम्पल बना दिया, इस एग्जाम्पल को कर दिया, तो उसी बेसिस पे आप लोगों को एग्जामिनर नंबर भी देता है। भले अगर 2 लाइन का आंसर है, उसमें अगर क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी तो उसी बेसिस पे आप लोगों को नंबर भी मिलते हैं। और कंप्यूटर में यही होता है कि जितना ज़्यादा आप लिखते हो डिफिनेशंस वगैरह, तो उसमें तो आप लोगों को नंबर मिलते ही हैं, ठीक। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। यहाँ ये भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ से पढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि एल्गोरिथम और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम के बारे में बताना है। इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, एकदम आराम से देखेंगे, बहुत ही जल्दी नहीं देखेंगे, ये मैंने बोल दिया कि जल्दी जल्दी देख लेते, जल्दी जल्दी देख लेते, ठीक। सब 7 स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम के। सबसे पहले होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, दूसरा होता है ग्रीडी एल्गोरिथम्स, फिर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, रेंडमराइज एल्गोरिथम। आप लोग इसको एक ऑर्डर में ही याद करिएगा ताकि अगर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सिंपल फॉर्म में ये हो गया, पहले डीजी, फिर बी आर बी, फिर SD। इस कुछ तरीके से आप फॉर्मेट बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। पहला है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, रेंडमनाइज एल्गोरिथम, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम, सिंपल रिकर्सिव एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। एक एक को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक दैट ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ये एक तरह का डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एक तरह का टेक्निक है जो कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ देता है। मान लेते हैं ये बड़ा सा प्रॉब्लम था, इसको कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में इसको तोड़ दिया, and save the result for future purpose so that we do not need to compute the result again. Dynamic programming is mainly an optimization over plain recursion। इसमें कह रहा है कि अगर ये पूरा प्रॉब्लम को कुछ सब पार्ट्स में टूट देता है तो जो हमारा जो फाइनली रिजल्ट होता है इन फ्यूचर, हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो साथ ही साथ हमारा टाइम तो बचाता ही बचाता है और हमें बार बार रिजल्ट देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर क्या कह रहा है, रिड्यूस टाइम, हमारे टाइम को रिड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो रिजल्ट होता है उसका कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू पॉलीमर, मतलब एक्सपोनेंशियल से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करके प्रॉपर्ली अच्छे से रिजल्ट देता है। एक बार फिर समझिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एक तरह का टेक्निक होता है जो कि प्रॉब्लम को कुछ सब पार्ट में तोड़ देता है, उसको रिड्यूस कर देता है और ये इसकी वजह से कम टाइम भी लगता है, प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बिल्कुल भी नहीं रहती है। आप लोग जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में ही समझने की कोशिश किया करिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, बस सिंपल सी बात है। अगर इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, साथ में नोट्स बनाएंगे तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा और ये नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में पढ़ाना चाहो तो मैं पूरी बुक ही ना पढ़ा डालूँ, लेकिन जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जो आप लोगों को लिखना है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को बताती भी हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिकर्सन का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब कोई भी अगर रिजल्ट निकल आए तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट सिंपल रिकर्सन सॉल्यूशन फॉर फिबोनेची नंबर। फिबोनिक नंबर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, 0 1 2 2 3 5 8 1 3 फिबोनिक नंबर्स होते हैं। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आया, तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएंगे। ऐसे ही नंबर्स ये बनते चल जाते हैं, इसको फिबोनिक नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर हम कोई एक फिबोनिक नंबर्स का सेट लेते हैं, वी गेट एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड वी ऑप्टिमाइज बाय स्टोरिंग सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस्ड टू लीनियर। इसमें क्या कह रहा है, अगर हम फिबोनिक नंबर्स का सेट लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, कैसे ये नंबर चल रहा है। ठीक, अगर हम इसमें एक तरह का प्रॉब्लम मान लेते हैं, इसको सब प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं तो इसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी टूट जाएगी, टाइम भी कम लगेगा और ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक,
अब नेक्स्ट है ग्रीडी एल्गोरिथम। क्या होता है? अ ग्रीडी एल्गोरिथम इज एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एट दैट मोमेंट। इसमें कह रहा है ये जो ग्रीडी एल्गोरिथम एक तरह का अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है उसी मोमेंट पे और वही उसका रिजल्ट होता है। इट डज नॉट वरी वेदर द करेंट बेस्ट रिजल्ट विल बी द ओवरऑल ऑप्टिमल। इसमें कह रहा है कि ये कोई चिंता नहीं करता है कि हमारा जो करंट रिजल्ट हो रहा है वो एक तरह का सही रिजल्ट है भी कि नहीं। देखिए, ग्रीडी एल्गोरिथम एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अप्रोच है जिसकी वजह से हम उस टाइम पे जितनी भी ऑप्शंस देखते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये कोई भी वरी नहीं करता, चिंता नहीं करता है कि वो रिजल्ट सही भी होगा कि नहीं। दिस एल्गोरिथम वे नॉट प्रोसीजर द बेस्ट रिजल्ट फॉर ऑल द प्रॉब्लम। मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये डज नॉट प्रोड्यूस, ऐसा मतलब ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है बेस्ट रिजल्ट को जो उस प्रॉब्लम के लिए होगा, ठीक। इसमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अब थर्ड है हमारा ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ये क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल टाइप ऑफ एल्गोरिथम। ये बहुत ही तरह का बेसिक और सिंपल एल्गोरिथम है। अब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बहुत ही सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है अप्रोच टू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ द फर्स्ट अप्रोच टू अ प्रॉब्लम दैट कम्स अवर माइंड ऑन सीइंग द प्रॉब्लम। मतलब ये एक तरह का पहला अप्रोच है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसको सॉल्व करने का जो हमारा पहले माइंड में आता है उसके थ्रू जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वही हमारा ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होता है। जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ पासवर्ड ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का कोई एक पासवर्ड है, द डिजिट टू बी चूजन फ्रॉम 0 to 9। हमें 0 से 9 तक का हमें कोई भी डिजिट चूज़ करना है, तभी तो हम 4 डिजिट का पासवर्ड बना पाएंगे। देन द ब्रूट फोर्स विल बी ट्राइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जो ब्रूट फोर्स होता है, एल्गोरिथम होता है, ये सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है 0 से लेकर के 9 तक। जैसे कि 001 हो सकता है, 0002 हो सकता है, 4 डिजिट के वो सारे कॉम्बिनेशन को ये टेस्ट करता है और फिर इसके बाद जो राइट पासवर्ड होता है वही बता देता है। इन द वर्स्ट केस इट विल टेक 10,000 ट्राइज टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन। कभी कभी इसमें डिसएडवांटेज भी है कि बहुत ही ज़्यादा ट्राइज ले लेता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रायल ले लेता है इसको सॉल्व करने के लिए। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करा करिए और कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। मैं बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। जैसे आप लोग एक कमेंट करते कि मैम इसके ऊपर लेक्चर चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए दूसरे दिन उसी दिन से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ कि हाँ, स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। मेरा बेस्ट मोटो यही है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहती हूँ आप लोगों को, किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, अच्छी तरीके से गाइडेंस मिले। मुझे भी फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी गाइडेंस नहीं मिली थी, मुझे तो अपने से पढ़ने पड़ा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बड़ी बहन, एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ, आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि अच्छे रिजल्ट भी निकले, आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। मैं कोशिश करती हूँ, बाकी आप लोग बताया ज़रूर कीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर इसके बाद चौथा है रैंडमनाइज एल्गोरिथम। इसमें क्या है? एन एल्गोरिथम दैट यूजेज रैंडम नंबर टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट एनी वेयर इन इट्स लॉजिक इज कॉल्ड रैंडमनाइज एल्गोरिथम। इसमें क्या है? ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें रैंडम नंबर्स दिए जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि हमें नेक्स्ट में क्या करना है, ठीक है। रैंडमनेस इसमें बताया जाता है। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम में क्या होता है? ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम इज यूज टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब इसका यूज़ किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए। दीज प्रॉब्लम आर टिपिकली एक्सपोनेंशियल इन द टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स होती है। मे बी रिक्वायर एक्सप्लोरिंग ऑल प्रॉब्लम परमुटेशन इन वन केस। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो एग्जांपल है ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम कैन बी यूज टू सॉल्व 0/1 साइनैप प्रॉब्लम को। इसको साइनैपसैक कुछ भी पढ़ सकते हैं, साइनैप भी पढ़ सकते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम भी पढ़ सकते हैं।
प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, थोड़ा-सा अगर गड़बड़ भी होती है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक? क्योंकि कुछ ऐसे-ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, ठीक? जैसे इसको पढ़ेंगे तो के जो इसमें साइलेंट रहता है, नैपसैक पढ़ सकते हैं इसको, ठीक? तो ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। 6 है सिंपल रिकर्सिव प्रॉब्लम। द रिकर्सिव का मैंने बताया हुआ था, रिकर्सिव का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक? द प्रॉब्लम इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्शन एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सन फंक्शन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फंक्शन अपने आप को ही बुलाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिना कोई रिस्पॉन्स किए, मतलब ऐसा इसमें एल्गोरिथम होता है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स के बारे में तो लिखना होता है, उसका सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर से ही निकल करके आता है। इतना सिंपल वे में समझिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ें नहीं है इसमें। यूजिंग रिकर्सन एल्गोरिथम सर्टेन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व क्विक ईजली। जैसे कि टावर्स ऑफ हेंडोई है, एक एग्जांपल लिख देंगे तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ग्राफ है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रांसवर्स ऑफ अ ट्री है, ट्रांसवर्सल ऑफ अ सी ट्री। इसके बाद है लास्ट है जो 7th वाला है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम ये एक तरह की स्ट्रेटजी है, अगर हम कोई लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को बहुत सारे सब पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। जैसे कि डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। सबसे पहले डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, इसमें डिवाइड करता है दिस इन्वॉल्व डिवाइडिंग द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम बड़ी सी है उसको डिवाइड करता है कुछ सब प्रॉब्लम में। फिर कॉन्कर करता है सॉल्व सब प्रॉब्लम बाई कॉलिंग रिकर्सिव अंटिल सॉल्व, मतलब वो जो सब प्रॉब्लम्स हो गए तो एक बाई एक कर कर 1 बाई 1 करके उसको वो सॉल्व करता है। फिर कंबाइन कर देता है, देखिए हमारे पास बड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसको सब प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर दिया। फिर इसके बाद सॉल्व करने के बाद सारी प्रॉब्लम को मतलब जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन द सब प्रॉब्लम टू गेट अ फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑफ द होल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल हो गया क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है, ठीक? तो इतना हो गया एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के टाइप्स हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लो चार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो वो भी BSc करें, तो PCM 3rd सेमेस्टर भी और स्टार्ट हो गया, 2nd सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा उन्हें भी, ठीक? आप लोगों को यहाँ बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, हर एक तरह की जो पूछेंगे आप लोगों को हर चीज़ मिलेगा, ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड तक, कलीग्स तक, जो आप लोगों के साथ पढ़ते हैं, ताकि उन्हें भी अच्छी तरीके से पढ़ सके, वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दूसरों की हेल्प करना। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो गॉड आपकी ज़रूर हेल्प करता है, तो कोशिश कीजिए जो हेल्प कर सके ऐसे बच्चों तक जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। तो मैं इसी कुछ सोच के ही यूट्यूब पे आई थी कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ है, तो वो शौक़ क्यों मरे भाई? अब उनको भी अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो भी अपने लाइफ में अच्छा स्कोर करे। तो ये सारी चीज़ें को सोच करके मैं ही आई थी कि मैं पूरी की पूरी गाइडेंस दूँगी, जितना मैंने नॉलेज लिया है, अपने एक्सपीरियंस लिए हैं, अपना पढ़ाई की है, जैसे जिस वे से की है उसी वे से आप लोगों को भी कुछ सजेशन दूँ, कुछ टिप्स दूँ, आप लोगों को भी पढ़ाऊँ ताकि आप लोग भी अच्छा स्कोर करें, ठीक? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।